हेलो फ्रेंड्स। आज पॉलिटी का जो हम टॉपिक करेंगे वो है द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बहुत से आर्टिकल हैं, आपको सिर्फ 4 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 52 आर्टिकल ध्यान में रखना है। 52 आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलेगा? जो भी पावर प्रेसिडेंट्स को दी हुई है वो प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल नंबर 53 में मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 54 की अगर बात करूं और 55 की बात करूं तो ये दोनों आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड है। जब भी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करोगे तो उस आर्टिकल 54 और 55 के अंडर ही आप इलेक्शन करवाओगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस जो हैं वो अमेंडमेंट की गई थी, उसमें कुछ प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट की गई थी, वो कब हुई थी? देन अमेंडमेंट हुई थी 1974 में। बस जो स्टैटिक डाटा है, जो डाटा आपको ध्यान में रखना है, ये 5 डाटा आपको ध्यान में रखने हैं। 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी पावर आपको प्रेसिडेंट को देनी है, आर्टिकल नंबर 53। और 54 एंड 55 इलेक्शन के बारे में बताते हैं। कब अमेंडमेंट हुई थी? 1974 में। अब एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, आम जनता तो भाग नहीं लेती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में, तो कौन कौन भाग लेता है? तो सबसे पहला, जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे किसके? ऑफ बोथ हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, तो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ हाउस के, वो इलेक्शन में भाग लेंगे। और दूसरे, जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे जिनको हम एमएलएस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के, असेंबली ऑफ स्टेट, तो एमएलएस भाग लेंगे और एमपीस भाग लेंगे। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन भाग नहीं लेगा। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे? तो वो है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर, देखिए, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इलेक्ट करता है, बताता है कि कौन कौन से नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ के? ये एमपीज भी और एमएलएस भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस हो पार्लियामेंट का, दोनों के नॉमिनेटेड मेंबर। दूसरे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आपकी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है स्टेट में, तो दोनों में, चाहे वो काउंसिल हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नॉमिनेटेड मेंबर था वो इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में हो रहा था, वो ये पूछते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब आप इलेक्शन करवाओगे, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा तो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है? तो वो सिस्टम है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली एग्जाम में आपको यही लाइन दिखेगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? मतलब आप जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात कर रहे हो, तो और ये भी आपको पता है कि सीक्रेट बैलेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वैल्यू। अब एक एमएलए वोट कर रहा है, एक एमपी वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन की बात अगर हम रहने दें अभी फिलहाल, और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की बात करें, तो आप लोग खुद इलेक्शन में भाग लेते हो और आप अपना जो भी आपको पसंदीदा मेंबर है उसको आप चुनते हो।
तो आप अपना वोट देते हो। तो जो इंडिया की जनता है, हर एक जनता की जो भी एक पर्टिकुलर मेंबर है उसकी अपनी एक वैल्यू है, और ये वो पूरे जितना भी इंडिया है, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी की वैल्यू एक जैसी है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं उनकी वैल्यू एक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एमएलए की बात करूं, अब एमएलए वोट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वोट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखा जाएगा पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की। आपके स्टेट की जहां पे आप एमएलए हो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसको डिवाइड किया जाएगा टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कि टोटल एमएलए कितने हैं, और इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जो ये नंबर आएगा वो एमएलए की वैल्यू होगी उसके वोट की। अब यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन देखो, एग्जाम का क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या सभी एमएलए जितने भी स्टेट है हमारी, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पे जितने भी एमएलएज हैं क्या सभी एमएलएज की वोटिंग की वैल्यू एक होगी, तो आप बोलोगे नहीं, एमएलए की वोट की वैल्यू डिपेंड करेगी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के ऊपर और कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज बैठे हुए हैं। क्लियर। और वैसे ही अगर मैं वैल्यू ऑफ एमपीज की बात करूं, आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है वहां पे बैठेंगे, तो एमपी की वैल्यू जो वोट की वैल्यू है वो कैसे पता लगेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी वोट्स हैं, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ टोटल एमएलए, और जितनी स्टेट है सभी के 28 स्टेट्स एंड यूटीज, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, सॉरी टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपीज पार्लियामेंट, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल जितने हैं, और इसको इसको आपको 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का क्या है कि जब आप एमपीज के वोट की वैल्यू पता करते हो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ध्यान में रखना जब एमपी के वोट की वैल्यू आप देखोगे कितनी है तो वो एमएलए के ऊपर डिपेंड करती है, टोटल जितने भी एमएलए है उनके ऊपर। तो जब आप एमपी की वैल्यू देखोगे, वोट की वैल्यू देखोगे तो वो एमएलए के ऊपर डिपेंड करेगी, एमएलए की वैल्यू देखोगे तो वो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब आपको किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए खड़ा करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात, जिस भी पर्सन को आप इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर रहे हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर रहे हो, उसके लिए मिनिमम कंडीशंस देखो क्या है। मिनिमम 50 इलेक्टोरल प्रपोजर की तरह चाहिए कि हम प्रपोज करते हैं इसका नाम, और फर्दर 50 इलेक्ट्रोल जो है जो वोटिंग करेंगे वो एज ए सेकेंडर चाहिए। जो भी नॉमिनेशन पेपर पे साइन करेंगे तो 50 तो प्रपोजर्स चाहिए और 50 स्कैंडर्स चाहिए। क्लियर। बट अगर मैं यहीं पे बता दूं, वैसे तो मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बताऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ये नंबरिंग 20-20 होती है। 20 इलेक्ट्रोल चाहिए होते हैं प्रपोजर के लिए और 20 चाहिए होते हैं स्कैंडर के लिए। बट अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करो तो 50-50। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जो भी आप एमएलए या एमपीज की वोट की वैल्यू करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो, इसको समझने के लिए मैं कुछ और टॉपिक पहले लूंगा, फिर मैं आपको ये क्राइटेरिया बताता हूँ कि कैसे पता लगता है कि एमएलए और एमपी की वैल्यू हम कैसे करेंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उससे तो हमें एक एक एमएलए या एक एक एमपी की वैल्यू समझ में आ गई, बट इसको कलेक्टिवली कैसे देखना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम का एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, इसलिए एक भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो छूटे ना, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है। अब यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन यह है कि
आपको एक इलेक्टेड मेंबर, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गया, उसकी क्या कंडीशन है। तो अगर आपको उसको इलेक्ट करवाना है, अगर आपको उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाना है, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनमें एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन होने के बाद इलेक्शन जब हुआ तो इलेक्शन का रिजल्ट आया तो एक मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना। उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए कंडीशन है मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, वैलिड वोट, मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जिसके पास भी ये होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। क्लियर। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही एक ऐसा मेंबर है जो इंटरवीन कर सकता है इस मैटर में। क्लियर। नेक्स्ट, एक बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट पे अगर डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर, तो सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, और दूसरी बात ये तभी होगा जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन चल रहा है और उसी टाइम आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवीन करे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। और दूसरी बात, कोई भी पेटिशन फाइल नहीं हो सकती किसके रिगार्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। नो पेटिशन कैन बी फाइल्ड on account of vacancy in इलेक्टोरल कॉलेज। आप बोलो कि वो फलाना एमपी नहीं आया था या वो फलाना एमपी की डेथ हो गई थी, उसकी चेयर खाली थी, तो ऐसा पेटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप नहीं दे सकते। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, वो एक क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, लोकसभा का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए। क्लियर। और वो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड ना करे जिसमें प्रॉफिट हो। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, एग्जाम की लैंग्वेज बताऊं, तो वहां पे होगा ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी जहां पे वो किसी पोस्ट पे हो। क्लियर। तो वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एन स्टेट नहीं बन सकता। तो कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑफिस में वो अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब एग्जाम का क्वेश्चन एक और है, कितने साल तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। इनके आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल नंबर 58 बताता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, आर्टिकल नंबर 56 बताता है कि इसका क्या टेन्योर होना चाहिए। तो आर्टिकल याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपको जो 4 आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में बताए वो इनफ है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल तक रहेगा, 5 साल तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा अगर वो इलेक्टेड हो गया है। बट ये हो सकता है आप उसको रिमूव करो। रिमूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो किसको रिजाइन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर। या उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो कि उसने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन की है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप बस इन स्लाइड्स का एक स्क्रीनशॉट लेते रहो और बाद में इसकी रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए चीजें बैठ जाएंगी, और या तो आप इनको जितनी बार सुनोगे उतना अच्छा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो आप
प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, इम्पीचमेंट कर सकते हो, वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल नंबर 61 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक से दो बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला एग्जाम का क्वेश्चन जो अभी तक मैंने 2 एग्जाम में देख लिया है, एग्जाम में पूछा जाता है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर वो रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है या उसको इम्पीचमेंट के तौर पे बाहर निकाल दिया जाता है, क्लियर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है। अब वो जो नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होगा वो कितने टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए, तो मैं बता दूं 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप इलेक्ट करोगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो गई, रिजाइन हो गया या इम्पीचमेंट हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा जब तक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में नहीं आ जाता। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था और वो एक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह, तो वो सैलरी और वो सारी फैसिलिटी लेगा जो फैसिलिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है। अब बात आती है इम्पीचमेंट की। अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वायलेशन किया है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ स्टडी करते हैं। देखिए, इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यहां से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आपका पहला नागरिक होता है किसी भी देश का, उसको अगर आपको उसकी पोस्ट से निकालना है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 61 भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 61 के अंडर ही हमें बताया जाता है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे अब उसकी पावर से रिमूव कर सकते हो। अब देखिए, बहुत ही इजी है इसको ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रेसिडेंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये आप सभी को पता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अब बात यह है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि कौन से हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालना है, ये कहां से प्रोसीजर स्टार्ट होगा, लोअर हाउस से या अपर हाउस से। तो इसका आंसर है किसी भी हाउस से, किसी भी हाउस से आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो इम्पीचमेंट का। कोई भी हाउस इनिशिएटिव ले सकता है, डिपेंड करेगा। अगर एक हाउस ने इनिशिएटिव लिया है तो दूसरा हाउस उसकी जांच करेगा क्या उसके जो एलिगेशंस है वो ठीक है या नहीं है, क्लियर। तो किसी भी हाउस से आप इनिशिएटिव ले सकते हो इम्पीचमेंट का। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम का आता है कि जो इम्पीचमेंट होता है वो कैसा होता है। तो इम्पीचमेंट जो है वो क्वासी जुडिशियल, देखिए इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको, क्वासी जुडिशियल इन नेचर होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए, अब कोई भी एक हाउस है जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि हम पार्लियामेंट में ये बिल लाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो सबसे पहले 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए। 2/3 ऑफ मेजोरिटी का मतलब है कि जो भी रेजोल्यूशन आप निकालने वाले हो वो कम से कम 25% मेंबर ऑफ हाउस उनको साइन करना चाहिए, उस रिजोल्यूशन के ऊपर साइन करना चाहिए। अब ये हाउस कौन सा था, ये हाउस था जिसने ये इनिशिएटिव लिया कि ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे, 2/3 मेजोरिटी उस रिजोल्यूशन पे साइन करेगी और वो बिल और वो रिजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में लाएगी। अब होगा क्या, बट ये भी यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को 14 दिन का प्रायर नोटिस जाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ ये रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, तो 14 दिनों का टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाना चाहिए। अब इस हाउस ने तो वो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ले आया। अब जो दूसरा हाउस है, दूसरा हाउस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन सही पाई गई तो दूसरा हाउस भी अगर
टू थर्ड मेजोरिटी के साथ उस रिजोल्यूशन को पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले एक हाउस ओरिजिनेट करेगा रिजोल्यूशन को, किससे? टू थर्ड मेजोरिटी के साथ, बट 14 दिनों का प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना चाहिए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन दूसरा हाउस करेगा, और अगर उसने भी टू थर्ड ऑफ मेजोरिटी के साथ वो रिजोल्यूशन को पास कर दिया, तो क्या होगा? इम्पीचमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्रंच क्या आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी तो हक है अपने आप को डिफेंड करने का, तो यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उस टाइम पे डिफेंड करेगा, और किसकी हेल्प लेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प लेगा, या वो अपनी मनपसंद का कोई भी लॉयर यूज कर सकता है, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प लेकर वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, अगर दूसरे हाउस ने भी टू थर्ड मेजोरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ उसकी पावर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर है। देखिए इस यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस किस को अपॉइंट करेगा, बट यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आएगा, वो आपको चार या पांच, कुछ 4 से 5 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ए बी सी राइट है या ए सी डी राइट है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सबसे पहली है, जो वो किन किन को अपॉइंट करेगा, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, सीएजी, जो भी जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, गवर्नर हो गए स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए या एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, या एलजी हो गया दिल्ली का, पौंडीचेरी अंडमान निकोबार का, चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर जो दादरा एंड नगर हवेली के हो गए। तो ये सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, या ज्वाइंट कमिश्नर जो होते हैं स्टेट के, उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो ये सभी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करता है दूसरे मिनिस्टर्स के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको भी अपॉइंट करता है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करेंगे अदर मिनिस्टर्स के लिए, और उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। क्लियर? जो भी हमारे सुप्रीम कमांडर हैं वो कौन है? सुप्रीम कमांडर का मतलब क्या हुआ? जो आपकी स्थल सेना है, वायु सेना है, ये जितनी भी सेना है, नेवी है आपकी, तो इनके सुप्रीम कमांडर कौन है? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके हाथ में मिलिट्री पावर रेगुलेट करने की पावर है। क्लियर? सुप्रीम कमांडर है ये हमारे डिफेंस के। क्लियर? इनके पास एक और पावर है, ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं अगर कभी भी कंफ्लिक्ट होता है दोनों हाउस के बीच में, चाहे वो अपर हाउस है चाहे लोअर हाउस है, दोनों हाउस के बीच में अगर कंफ्लिक्ट होते हैं तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। किसके ऊपर? ऑर्डिनरी बिल के ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक और मैं आपको बात बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को सेपरेटली भी एड्रेस कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी एड्रेस कर सकते हैं आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, या जो भी फर्स्ट सेशन होता है किसी भी ईयर का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंटली भी एड्रेस कर सकते हैं और सेपरेटली भी एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउस को। क्लियर? अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कभी भी पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है
तो कुछ ऐसे बिल हैं जिनका प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चाहिए हमें। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रायर अप्रूवल्स हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अगर बिल लाना है आपको तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मनी बिल। अगर आपको मनी बिल लाना है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए। फाइनेंस बिल लाना है, कौन सा? ऑफ फर्स्ट क्लास, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए। और बिल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू स्टेट, अगर आपको न्यू स्टेट बनानी है तब उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए, या अगर आपको स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है तब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। एक बहुत अच्छी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उस पावर को बोला जाता है पॉकेट विटो। अकॉर्डिंग टू दिस पावर वो किसी भी बिल को किसी भी टाइम के लिए विद होल्ड कर सकता है, जरूरी नहीं है उसी टाइम उसको अप्रूवल देना है। क्लियर? अब कुछ ऐसी पावर जो आ, किसी की सजा माफ करने के लिए चाहिए, वो कौन कौन सी पावर है? वो पावर आती है आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। अब मैं वो पावर आपको बता दूं। सबसे पहली होती है पार्डन, दूसरी कॉम्यूटेशन, तीसरी रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। ये कुछ पावर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। मैं इनका मतलब आपको बता देता हूं। अगर पार्डन है तो पार्डन का मतलब है कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दिया है आपने ऑफेंडर को, कंप्लीटली माफ कर दिया उसको, ऑफेंडर्स। क्लियर? अगर कॉम्यूटेशन की बात करूं तो आपने उसकी पुनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में डाल दिया है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन, उसकी फॉर्म को, जो भी उसकी पुनिशमेंट होगी उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। रेमिशन का मतलब क्या है कि आपने जो भी उस अमाउंट थी, जितने टाइम के लिए उसको सजा मिलनी थी, उसको आपने रिड्यूस कर दिया है, बट उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया है। रिडक्शन ऑफ अमाउंट 10 साल को 5 साल कर दिया है, विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। ये इसलिए वर्ड लिखा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड सामने आते हैं। रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट होता है लाइक अगर प्रेगनेंसी का केस है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसकी पुनिशमेंट को अगर कम करना है ऑन द स्पेशल ग्राउंड तो उसको बोला जाता है रिस्पाइट। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूं। प्रेगनेंसी। क्लियर? रिप्राइव, रिप्राइव का मतलब होता है किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, सजाए मौत मिली है, तो टेम्परेरी अगर उसकी सस्पेंशन करनी है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो ये कुछ पावर है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट पावर जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये पावर इमरजेंसी से रिलेटेड है। 3 तरह की इमरजेंसीज डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो मैं बताने वाला हूं ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्या पूछा गया था? पहला कि कौन से आर्टिकल के अंडर नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। देखिए अभी तक एक बार ही हुआ है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 352।
नेशनल इमरजेंसी कब हो सकती है? अगर वार हो गई है हमारे इंडिया में, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है, या हमारी खुद की आर्म्ड रिबेलियन हो गई है। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, और ये आर्टिकल 352 के अंडर आता है। और कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी स्टेट इमरजेंसी भी आती है, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करता है। तो स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, जब भी कोई भी आपसे पूछे कि स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है, तो आप बोलोगे ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रही है, तब आप स्टेट को डिसोल्व कर सकते हो, उसकी सभा को डिसोल्व कर सकते हो। तो उसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर करेगा, और कभी भी आपके इंडिया में आपके नेशनल बाउंड्रीज के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल नंबर 352 है, अगर इसका यूज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये बहुत बड़ी बात है नेशनल इमरजेंसी, तो यहाँ पे सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे खत्म हो जाते हैं। बट आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 20 और 21 क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 20 बोलता है कि रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, मतलब जो भी तो आर्टिकल नंबर 20 है वो आपको बोलेगा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल नंबर 21 आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बचाता है। क्लियर? तो ये दोनों आर्टिकल जो है ये सस्पेंड नहीं होते, बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम का एक क्वेश्चन आता है कि जब भी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी को घोषित करता है, तो उसकी कंडीशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी घोषित करेगा, तब ये जो प्रोक्लेमेशन है, जो ये प्रोक्लेमेशन है, ये दोनों हाउस से मेजोरिटी से, जो स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये प्रोक्लेमेशन पास होनी चाहिए, और विद इन 1 मंथ। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो वो दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होनी चाहिए, और 1 महीने के अंदर अंदर पास हो जानी चाहिए। और अगर एक बार पास हो गई, तो 6 महीने तक वो इमरजेंसी रह सकती है। क्लियर? और जब भी आपकी इमरजेंसी लगती है, उस दौरान आपकी जो लोकसभा है वो 1-1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। लाइक अगर आपकी इमरजेंसी लग गई, तो उस साल अगर उसका पीरियड खत्म हो रहा है, 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा है लोकसभा का, तो वो अपना जो टाइम पीरियड है वो 1 साल और आगे बढ़ा सकती है। क्लियर? हमने मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कवर कर लिए हैं। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम कवर करेंगे।